देखो, बात करने वाले हैं केसीसी के दूसरे पार्ट के बारे में। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें थी जो रह गई थी, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रीपेमेंट किसान कैसे करेंगे। मान लो फार्मर ने केसीसी का पैसा तो निकाल के इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो उसे रीपे किस तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे जो रीपेमेंट है वो डिपेंड करता है कि किसान का कैश फ्लो कैसा है और उसकी इनकम पे। यानी कि रीपेमेंट जो डिपेंड कर रहा है वो कैश फ्लो पे और इनकम जनरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो किसान हैं, एक है रामू एक है श्यामू। रामू को मान लेते हैं उसने केसीसी के पैसे का इस्तेमाल किया क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है। और श्यामू का मान लेते हैं कि उसने केसीसी के पैसे का इस्तेमाल किया एनिमल हस्बेंड्री में। अब क्योंकि ये डेयरी में इस्तेमाल कर रहा है, गाय भैंस खरीद के लाया है, तो हर दिन यहाँ पे दूध निकालेगा, हर दिन दूध को बेचेगा और इसकी कमाई होगी। तो शामू की तो रोज़ कमाई हो रही है, रोज़ दूध को बेच रहा है और रोज़ उसके पास में पैसा आ रहा है। यानी कि इसका जो कैश फ्लो है वो रेगुलर है। लेकिन जो रामू है, रामू ने क्योंकि अपना केसीसी का सारा पैसा खेती में लगाया है क्रॉप प्रोडक्शन में, तो मान लो जो भी उसका क्रॉप है जब तक वो पूरे तरीके से तैयार नहीं हो जाएगा, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होगी, फिर वो मंडी में बिकेगा और तब कहीं जाके इसके पास में इनकम आएगी। तो यानी कि रामू के पास में कोई रेगुलर कैश फ्लो नहीं है, जबकि शामू डेयरी से हर दिन कमाई कर रहा है, यानी कि इसका रेगुलर कैश फ्लो है। तो ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि रामू ने अपना पैसा खेती में लगा रखा है, तो इसके लिए जो रीपेमेंट साइकिल है वो लंबी होगी कि भाई आप चिंता मत करो, जब आपकी फसल पूरे तरीके से तैयार हो जाए उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद आप उसे मार्केट में बेच लेना और तब हमारा जो है इंटरेस्ट के साथ पैसा चुका देना। शामू के लिए वो कहेंगे क्योंकि आपके पास तो भैया लगातार पैसा आ रहा है, गाय भैंस का दूध आप हर दिन बेच रहे हो, हर दिन कमाई हो रही है। तो यहाँ पे इसकी रीपेमेंट साइकिल छोटी होगी कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पैसा जो है इंटरेस्ट के साथ हमें जमा करना पड़ेगा। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे केसीसी का जो रिन्यूअल है, हर 5 साल में पहले तो था कि भाई आपको हर 5 साल में दोबारा से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और आपका जो केसीसी का अकाउंट है वो हर 5 साल में रिन्यू होगा। लेकिन 2026 में जो आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है उनमें 5 साल की जगह इसे बढ़ा के 6 साल कर दिया गया है कि हर 6 साल में आपका जो केसीसी का अकाउंट है वो रिन्यूअल होगा। अब 6 साल इसे क्यों किया है वो देखो, यहाँ पे देखते हैं। 2026 में ही आरबीआई की गाइडलाइन में जो क्रॉप सीज़न है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का, उसमें 12 महीने कर दिया गया उसे, और जो क्रॉप सीज़न है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स का वो 18 महीने कर दिया गया। जैसे शुगर केन वगैरह के जो क्रॉप्स होते हैं तो उनका 18 महीने कर दिया गया। यानी कि जो आपके शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जैसे धान है, गेहूँ वगैरह है, इनके लिए 12 महीने कर दिया कि आप 12 महीने में पैसा इंटरेस्ट के साथ चुका देना। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं उनके लिए जो क्रॉप सीज़न है वो 18 महीने कर दिया, जैसे शुगर केन है कि आप 18 महीने में पैसा चुका देना। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया इन ऑर्डर टू डोविटेल क्रॉप ड्यूरेशन एंड लोन टेन्योर। स्पेशली जो लंबी ड्यूरेशन की फसल होती है ना, उनके लिए ये मेनली किया है, ताकि जो क्रॉप ड्यूरेशन है और जो लोन का टेन्योर है उसको आपस में सिंक्रोनाइज किया जा सके। इसे ऐसे समझो, जैसे मान लो एक किसान था रामू, और वो केवल गन्ने की खेती करता है। अब गन्ने की खेती में लगभग 18 महीने का समय लगता है। उसने केसीसी जो है ले रखा है, ठीक है, और केसीसी की वैलिडिटी 5 साल थी पहले, जैसा हमें पता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब 5 साल को अगर आप महीने में कन्वर्ट करो तो 60 महीने बैठते हैं, ठीक है। अब यानी कि इन 60 महीने में अपनी केसीसी का खाता, इससे पहले उसकी केसीसी के खाते की वैलिडिटी ख़त्म हो, इससे पहले जो रामू है उसके केसीसी के खाते की वैलिडिटी ख़त्म हो, वो मैक्सिमम कितने गन्ने की फसल ले सकता है? तो वो मैक्सिमम 4 फसलें यहाँ पे ले सकता है। केसीसी के खाते की वैलिडिटी 60 महीने है। पहले फसल उसकी मान लेते हैं जिस दिन उसका केसीसी का खाता तैयार हुआ था उसी दिन से उसने गन्ना उगाना शुरू कर दिया, तो पहली फसल 18 महीने की ले ली उसने, अगली ली 18 महीने की, फिर 18 महीने की एक और ले ली, फिर 18 महीने की जो चौथी फसल उसकी चल रही है वो चल ही रही थी कि 6 महीने का ही समय बचा हुआ था केसीसी के लिए। तो इधर इसकी फसल जो है अभी हार्वेस्ट होके बिकने में बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन केसीसी तो ख़त्म होने वाला है इसकी वैलिडिटी। तो बैंक यूँ कहेगा कि भाई आप जो है बाकायदा फटाफट पैसा जो है वो पे करो। बैंक की तरफ से फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, जबकि अभी इसकी फसल ही तैयार नहीं हुई है पूरी।
तो यहाँ पे फिर गन्ना नहीं उगा सकता, इसे कोई ऐसा क्रॉप लेना पड़ेगा जो 6 महीने के अंदर ही तैयार हो जाए, ताकि बेच के फटाफट 6 महीने के अंदर अंदर ये रकम चुका दे। तो इस चीज़ को यहाँ पे सिंक्रोनाइज करने के लिए कि केसीसी का जो वैलिडिटी पीरियड है और जो लोन टेन्योर और जो आपका ये है, यानी कि जो क्रॉप ड्यूरेशन है, क्रॉप ड्यूरेशन और लोन टेन्योर दोनों को सिंक्रोनाइज किया जाए, ये है इसके लिए यहाँ पे करा गया है 6 साल। अब जैसा मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ कि 3 फसल इसलिए ली, 54 महीने इसी में ख़त्म हो गए। अगली जो इसकी चौथी गन्ने की फसल होगी वो केवल 6 महीने, क्योंकि ये जो है 6 महीने की तो वैलिडिटी बची है केसीसी की, तो गन्ने की फसल इसकी चली रही होगी कि बैंक से फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि भैया पैसा भरो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया रिन्यूअल पीरियड 6 साल बना दिया गया। अब जो 6 साल का मतलब कितना हो गया, 6 साल का मतलब हो गया 72 महीने। अब केसीसी की वैलिडिटी 72 महीने है, तो मान लो जिस दिन केसीसी इसका तैयार हुआ था उसी साल से इसने गन्ना उगाना शुरू कर दिया, मतलब उसी टाइम से इसने गन्ना उगाना शुरू कर दिया। तो पहली फसल 18 महीने की, फिर दूसरी 18 महीने की, तीसरी 18 महीने की और चौथी 18 महीने की। अब ये चौथी फसल जब इसकी कंप्लीट होगी तभी केसीसी की वैलिडिटी भी खत्म होगी, तो ये टाइम से पैसा भर पाएगा। ये है, दोनों के दोनों क्रॉप ड्यूरेशन और जो लोन टेन्योर है वो सिंक्रोनाइज हो गए आराम से। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, मान लो जैसे कि जो कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट है पहली 1.6 लाख रुपए थी और अब बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है। मान लो आप 2 लाख के ऊपर का लोन उठाते हो तो फिर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अगर आप एक्सीड करते हो लिमिट को तो फिर यहाँ पे कोलेटरल की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोलेटरल क्या होता है, जो भी चीज़ हमें बैंक के पास में गिरवी रखनी पड़ती है और तब हम पैसा उठाते हैं, फिर जब आप रीपे कर देते हो इंटरेस्ट के साथ तो आपको वो गिरवी रखी हुई चीज़ वापस मिल जाती है, इसे हम कोलेटरल बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है मार्जिन। देखो किसी भी काम के लिए आप बैंक से लोन लोगे ना तो पूरा का पूरा पैसा कभी नहीं मिलता, कुछ पैसा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ता है जिसे हम मार्जिन बोलते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बैंक पूरा का पूरा पैसा कभी नहीं देता, कुछ अमाउंट आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा जिसे मार्जिन बोलेंगे। जैसे मान लो रामू को डेयरी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे, वो बैंक के पास गया कि आप मुझे 10 लाख के 10 लाख दे दो। बैंक ने कहा 10 लाख तो नहीं मिलेगा, आप जो है 8 लाख रुपये आपको लोन हो जाएगा और बचा हुआ 2 लाख रुपया आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो जो 2 लाख रुपया रामू अपनी जेब से लगाएगा उसे हम बोलेंगे मार्जिन, ये ध्यान रखना। अब ये जो मार्जिन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लिए गए लोन पर ज़ीरो होता है, ये ध्यान रखना। मान लो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किसान लोन ले रहा है तो उस पर मार्जिन ज़ीरो रहेगा, यानी कि वहाँ पे पूरा का पूरा लोन का पैसा उसको मिल जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, बीज खरीदने के लिए, खेत को की तैयारी के लिए पैसा मिल जाएगा पूरा का पूरा, उसे अपनी जेब से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो अगर वो कोई टर्म लोन ले रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे मान लो अपने खेत में ट्यूबवेल लगवा रहा है, ट्रैक्टर वगैरह ले रहा है, कोई इम्प्लीमेंट वगैरह ख़रीद रहा है, तो यहाँ पे मार्जिन होता है। जैसे मान लो 2 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे तो नहीं है बिल्कुल भी मार्जिन। जैसे मान लो कोई इम्प्लीमेंट ले रहा है, हैरोल ले आया, कल्टीवेटर ले आया, रोटावेटर ले आया, तो उस पर तो पूरा का पूरा पैसा लगभग 2 लाख का 2 लाख रुपया मिल जाता है बैंक की तरफ से, इस पर कोई मार्जिन नहीं है, आपको अपनी तरफ से कुछ पैसा नहीं लगाना। लेकिन अगर आप 2 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में उठाओगे तो इस पर 10% रकम आपको पहले अपनी खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि 2 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेते हो तो टोटल जो लोन अमाउंट है उसका 10% आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। मान लो जैसे कि आपको 8 लाख रुपए चाहिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, तो आपको 8 लाख के 8 लाख नहीं मिलेंगे, 8 लाख का जो 10% है वो आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा और जो बची हुई रकम है वो आपको बैंक लोन दे देगा। ऐसे ही मान लो 10 लाख से 25 लाख के बीच में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले रहे हो, तो मान लो जैसे आपने कहा कि भैया मुझे 24 लाख रुपए चाहिए, तो आपको 24 लाख के 24 लाख नहीं मिलेंगे, 24 लाख का 15% आपको अपनी जेब से लगाना है, बची हुई जो रकम है वो बैंक दे देगी। ऐसे ही 25 लाख के ऊपर 25% का मार्जिन होता है, तो ये ध्यान रखना 2 लाख तक कोई मार्जिन नहीं है, 2 लाख से 10 लाख के बीच में 10% का मार्जिन है, 10 लाख से 25 लाख के बीच में 15% का मार्जिन होता है और 25 लाख के ऊपर लगभग 25% का मार्जिन होता है। अब मान लो जैसे कि कोई किसान के कि मेरे को कंबाइन हार्वेस्टर लाना है और मान लो वो आ रहा है 40 लाख रुपए का, तो 40 लाख रुपए का वो कहेंगे, अब वो बैंक के पास गया कि मुझे 40 लाख रुपए का लोन चाहिए कि नहीं,
40 लाख रुपए का उसे लोन नहीं मिलेगा केसीसी के तहत। यहाँ पे वो उससे कहेंगे कि 40, अब क्योंकि 25 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो ये कहेंगे बैंक वाले कि 40 लाख का जो 25% है, यानी कि कितना हो गया, लगभग 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए आपको अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे, बचा हुआ 30 लाख, बचा हुआ जो है 30 लाख रुपए का वो आपका लोन हो जाएगा। तो 30 लाख रुपए लोन हो गया और 10 लाख रुपए जो है वो किसान को अपनी जेब से लगाने पड़े, ये है। और यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट मैंने पहले बताई थी कि 1.6 लाख रुपए थी पहले, जो कि अब बढ़ के 2 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, ये जो कोलेटरल फ्री लोन का बेनिफिट है, ये मिल्क फार्मर जो होते हैं, जो डेयरी का काम कर रहे हैं, उनमें ये कोलेटरल फ्री लोन का बेनिफिट उन्हीं किसानों को मिलता है जिनका किसी यूनियन के साथ टाई अप है। यानी कि वो डेयरी वाले किसान जो डायरेक्टली अपना दूध यूनियन को बेचते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई फार्मर है और वो अमूल के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास मान लो 25 गायें हैं, 25 भैंसें हैं और अच्छा खासा उत्पादन वो कर रहा है, और जो भी प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा दूध उठा के वो अमूल को बेचता है। अमूल उसके खाते में जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगा पैसा। याद रखना, यूनियन कभी भी कैश नहीं देगा, वो डायरेक्ट खाते में पैसा भेजेगा, डीबीटी होता है। तो ऐसे किसानों को कोलेटरल फ्री लोन का बेनिफिट मिलता है 3 लाख रुपए तक, ये ध्यान रखना। ध्यान रखना, कोलेटरल फ्री लोन का बेनिफिट उन्हीं किसानों को मिलेगा जो किसी यूनियन के साथ जुड़े हैं। मान लो कोई किसान की कि मैंने मतलब खेती कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने 2 गाय और रख ली है, तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में इस तरीके से होता है जैसे कि जो बैंक है उसे एक तरीके से गारंटी रहती है कि भैया इसके पास में पैसा आ रहा है तो ये टाइम से हमारा पे कर देगा। अब मान लो उस व्यक्ति का उस बैंक में खाता है, अब अमूल है वो डायरेक्टली जो है बैंक खाते में पैसा भेजेगा, तो बैंक को पता रहता है कि हाँ भाई इसके खाते में पैसा आ रहा है, ये दे देगा। अब नॉर्मल कोई किसान है 2-4 गाय लेकर के, या यूनियन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना, नॉर्मल कोई किसान है, तो वो दूध बेच रहा है, उसकी कितनी उसके पास कमाई आ रही है, कमाई उसकी हो भी रही है नहीं हो रही है, ये बैंक को कैसे पता, कुछ नहीं पता। तो जो यूनियन के साथ जुड़े हुए फार्मर्स होते हैं उनके केस में बैंक को एक तरीके से गारंटी रहती है कि पैसा ये दे ही देगा, इसलिए उनको बेनिफिट मिलता है कोलेटरल फ्री लोन का 3 लाख रुपए तक का। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, मान लो अगर लोन का अमाउंट 2 लाख रुपए से ऊपर है, फिर तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर लोन अमाउंट आप 2 लाख से ऊपर का उठा रहे हो तो बैंक यहाँ पे डिमांड करेगा सिक्योरिटी की। 2 तरीके की सिक्योरिटी मांगता है बैंक। पहला प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी में क्या है, हाइपोथिकेशन होता है फार्म लिंक्ड एसेट का। जैसे मान लो आपने 4 लाख रुपए का लोन उठाया, अब 4 लाख रुपए का आपने लोन उठाया, 3 लाख के ऊपर का है ये, तो कोलेटरल कुछ ना कुछ लगेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले वो आपसे कहेंगे क्या, मान लो आप थ्रेशर के लिए 4 लाख का आपने लोन उठाया कि मैं थ्रेशर खरीद के लेके आऊँगा, तो जब तक आप उस थ्रेशर की पूरी रकम चुका नहीं दोगे इंटरेस्ट के साथ, वो थ्रेशर पे मालिकाना हक बैंक का रहेगा। यानी कि वो जो थ्रेशर है उस पर बैंक का नाम रहेगा। मालिकाना हक आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी की पूरी थ्रेशर की रकम जो है इंटरेस्ट के साथ चुका दोगे तब, जिसे हम हाइपोथिकेशन बोलते हैं। जितने भी फार्म लिंक्ड एसेट हैं उस पर हाइपोथिकेशन हो जाता है बैंक का, जब तक आप पूरी रकम नहीं चुकाओगे जब तक उस पर बैंक का नाम रहेगा। याद रखना, मालिकाना हक बैंक का रहेगा। अब मान लो जैसे कि किसान ने 4 लाख रुपए थ्रेशर के लिए उठाए, तो थ्रेशर वो खरीद करके ले आया बैंक के पैसों से, मालिकाना हक उस पर बैंक का रहेगा, नाम बैंक का रहेगा। अब मान लो कल को वो लोन नहीं चुका पाता तो ये थ्रेशर उठा करके बैंक ले जाएगा, बेच देगा इसे। इस तरीके से होता है। इसके अलावा एक सिक्योरिटी और मांगी जाती है और वो है कोलेटरल सिक्योरिटी। कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, मेनली आपकी ज़मीन, जो किसान की ज़मीन है वो गिरवी रख ली जाती है। तो एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी मांगी जाती है और एक कोलेटरल मांगा जाता है, यानी कि किसान की ज़मीन। अब कितनी ज़मीन मांगी जाएगी, नॉर्मल जो किसान होते हैं या जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास ज़मीन अच्छी खासी है, इनके लिए मार्केट वैल्यू जो है फार्मर लैंड की मस्ट बी 75% ऑफ लोन अमाउंट। यानी कि जो भी मान लो ये बड़ा फार्मर लोन का अमाउंट उठा रहा है, मान लो 10 लाख रुपए का इसने लोन लिया, तो जो इसकी ज़मीन गिरवी रखी जाएगी उसकी कीमत कम से कम 10 लाख का 75% होनी ही चाहिए। याद रखना, जो भी ज़मीन गिरवी रखी जा रही है उसकी मार्केट वैल्यू टोटल लोन अमाउंट का 75% होनी ही चाहिए। ये बड़े फार्मर के लिए है।
छोटे फार्मर के लिए जिनके पास ज़मीन कम है, यानी कि जो मार्जिनल फार्मर है, उनके लिए जो उनकी लैंड की मार्केट वैल्यू है वो कम से कम टोटल लोन अमाउंट का 50% होना चाहिए। इतनी ज़मीन जो है गिरवी रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। इसी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कोई बड़ा किसान है और उसने केसीसी का लोन कराया 4 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके की सिक्योरिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 4 लाख रुपए है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी मांगी गई। मान लो ये 4 लाख रुपए उसने ट्रैक्टर के लिए लिए थे, ठीक है। तो ट्रैक्टर वो खरीद करके ले आया बैंक के पैसों से। अब ध्यान रखना, उस पर मालिकाना हक जो है वो बैंक का रहेगा जब तक ये पूरी रकम चुका नहीं देता। कल को नहीं चुका पाया तो ट्रैक्टर उठा के ले जाएगा बैंक। तो यहाँ पे एक तो वो हाइपोथिकेशन मांगेंगे फार्म लिंक्ड एसेट का, और अगर मान लो वो कह दे कि ये 4 लाख रुपए तो मैं क्रॉप कल्टीवेशन के लिए लेके जा रहा हूँ और मैं कोई चीज़ खरीद नहीं रहा, तो बैंक ये कहेगा कि कोई बात नहीं, आप जो फसल उगा रहे हो उसी पे बैंक का हाइपोथिकेशन हो जाएगा, यानी कि वो फसल ही एक तरीके से बैंक के पास गिरवी हो जाएगी जो भी वो किसान उगा रहा है। इसके अलावा कोलेटरल मांगा जाएगा। ये प्राइमरी सिक्योरिटी तो दोनों के लिए सेम रहती है, चाहे बड़ा फार्मर हो चाहे छोटा। ये जो कोलेटरल है यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन रहता है। अब जैसे कोलेटरल जो यहाँ पे बैंक मांगेगा वो यूँ कहेगा कि जो लैंड की मार्केट वैल्यू है वो कम से कम 75% होना चाहिए टोटल लोन अमाउंट के, इतनी ज़मीन आपकी गिरवी जाएगी। अब क्योंकि ये यहाँ पे 4 लाख का लोन करवा रहा है, तो लोन अमाउंट 4 लाख रुपये है, तो 4 लाख का 75% कितना हो गया, 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये कीमत की ज़मीन जो है वो गिरवी रखी जाएगी, ये ध्यान रखना। अब मान लो कोई एक स्मॉल फार्मर है, वो 4 लाख रुपए का लोन करवाता है, तो उससे भी पहले प्राइमरी सिक्योरिटी मांगेंगे, क्योंकि 3 लाख के ऊपर का है। तो सबसे पहले प्राइमरी सिक्योरिटी मांगी, उसमें यही कह दिया कि हाइपोथिकेशन होगा फार्म लैंड एसेट का। अब मान लो ये 4 लाख रुपए इसने थ्रेशर के लिए लिए थे, तो वो थ्रेशर जो है उसमें मालिकाना हक बैंक का रहेगा जब तक ये पूरी रकम चुका नहीं देगा। कल को नहीं चुका पाया ले जाएंगे उठा के। इसके अलावा कोलेट्रल मांगेंगे। कोलेट्रल में जो ज़मीन की कीमत है वो कम से कम टोटल लोन अमाउंट का 50% होना चाहिए। ये छोटे फार्मर के लिए होता है। अब जैसे ये 4 लाख का लोन ले रहा है, तो 4 लाख का 50% यानी कि 2 लाख रुपए की ज़मीन जो है वो गिरवी रखी जाएगी, ये होता है। अब कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं। 1 जनवरी 2025 को तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आया था कि जो कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट थी वो 1.6 लाख से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी गई, कि 2 लाख तक आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना, उसके ऊपर आपसे गिरवी रखवाया जाएगा। 2025-26 के बजट में एक और चेंज आया, 3% की इंटरेस्ट की छूट जो पहले 3 लाख रुपए तक के लोन पे दी जाती थी, अगर आप टाइम से लोन पे लो मतलब अगर आप टाइम से लोन पे करते थे इंटरेस्ट के साथ, तो 3 लाख रुपए तक के लोन पे 3% इंटरेस्ट की छूट मिलती थी। तो जो फार्मर पे करता था वो 4% इंटरेस्ट के बिहाफ पे करता था। लेकिन अब इस 3 लाख को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि अब जो छूट है 3% की, जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 3% का, वो 5 लाख रुपए तक पे मिलता है। अगर टाइम से आप अपने 5 लाख रुपए, मान लो किसी किसान ने केसीसी की टोटल लोन लिमिट 5 लाख की करवा रखी है, तो 5 लाख रुपए पर उसे समय से लोन पे रीपे करने पर 3% की छूट मिल गई। बेस इंटरेस्ट रेट 7% का होता है, तो 4% के इंटरेस्ट रेट के बिहाफ पे 5 लाख रुपए रीपे करेगा, ठीक है। इसके अलावा फिशरीज़ और एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी जो लिमिट है वो 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। इसके अलावा केसीसी का जो रिन्यूअल पीरियड है वो पहले 5 साल था, उसे बढ़ा के 6 साल कर दिया है, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी था। पहले हर 5 साल में खाते को रिन्यू करवाना पड़ता था, अब 6 साल में करवाते हैं। कुछ ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स भी है आज के वक्त में केसीसी के रिलेटेड, जैसे लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है। इस एप्लीकेशन प्रोसेस को तो अब थोड़ा सा आसान बनाने के लिए सरकार ने करा क्या है, एक पेज का फॉर्म ले आए हैं, कि केवल एक ही पेज का फॉर्म जो है वो भरा जाएगा और उसकी भी सारी की सारी डिटेल जो है पीएम किसान स्कीम के तहत निकाल ली जाएंगी। भैया फार्मिंग अगर वो किसान कर रहा है तो उसका पीएम किसान का डाटा भी होगा, तो जो भी उसका पीएम किसान का डाटा है उसी डाटा को आप इस फॉर्म में भर लेना, और ये फॉर्म केवल एक ही पेज का रहेगा ताकि कोई भी लेंदी और कॉम्प्लेक्सिटी को कम करा जा सके, ये है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट।